अरे अरे अरे, ओ भैया, ज्यादा राजनीति मत करो, मुझे भी सब कुछ आता है। अरे सर, हर बात में जहां देखो राजनीति होती नजर आती है। घर में देखो राजनीति, बाहर देखो राजनीति, संस्थाओं में देखो राजनीति। आजकल तो ये पढ़ने पढ़ाने के संस्था भी राजनीति के अड्डा बन चुके हैं। वास्तव में अलंकारों के रूप में जितना सरलता से इस राजनीति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अवधारणात्मक रूप से ये उतनी ही पेचीदा और कठिन हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव हूं और आप सभी का स्वागत है एक बार अपनी इस छोटी सी क्लास में। इस पूरी कक्षा में आज हम राजनीति विज्ञान की आधारभूत समझ से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, राजनीति को आप करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, राजनीति विज्ञान विषय को, सिद्धांतों को आप पढ़ेंगे, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट में हो। यहाँ तक कि जो बहुत सारे विद्यार्थी अभी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर पास करके आए हैं, वो इंटरव्यू में जब जाके बैठेंगे तो मैं मेरा तजुर्बा बता रहा हूँ। एक बार एक पैनल में मैं बैठा था मॉक इंटरव्यू में, और एक बच्चा हिंदी से पढ़ के ग्रेजुएट होके आ गया था। तो मैंने आते ही तपाक से उनसे पहला क्वेश्चन किया कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। लाजमी है कि वहाँ अगर कोई भी कैंडिडेट जो बैठा होगा विषय का, वो आपसे पूछ सकता है कि राजनीति क्या है, मुझे सरल भाषा में ये बताइए। तो राजनीति को मैंने कहा कि इसे जितना अलंकारिक रूप में इस्तेमाल करना सरल है, सिद्धांत या अवधारणा के रूप में इसको समझाना उतना ही कठिन है। चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब राजनीति कठिन क्यों है, तो सबसे पहले हमारे जहन में कुछ प्रश्न आएंगे कि राजनीति से संबंधित, और उन प्रश्नों को देखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है ये जो आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है कि राजनीति बेसिकली होती क्या है। जैसे ही आप इस पर विचार करना शुरू करते हो, कुछ बातें हैं कि क्या यह विशेष संस्थाओं के केवल और केवल कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई विषय है, या फिर इसके अलावा क्या यह ऐसी कोई गतिविधि है जो छोटे बड़े सभी समुदायों में की जाती हो और संगठनों में भी होती हो। मैंने यहाँ समुदाय और संगठन दोनों अलग अलग शब्द बोल दिए हैं, पर इनका अर्थ लगभग आज यहाँ एक ही है। थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड। अच्छा, ज़्यादा लाइट ज़्यादा हो, बोर्ड का कलर थोड़ा चेंज कर लिया है बंधु। एक सेक्शन। ऑल राइट, समझ आया। और तीसरा प्रश्न ये आता है, किन मानवीय गतिविधियों अथवा अवधारणाओं को हम राजनीति कहेंगे। ध्यान दें, तो किन गतिविधियों को कहेंगे। देखो भाई, मक्खी घुस चुकी है आज एक अंदर, ये बड़ी परेशान करने वाली है। एक किताब आती है जिसकी मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। किताब का नाम था पॉलिटिकल थियोरीज एंड इंट्रोडक्शन। ये बहुत अच्छी किताब है, राजीव भार्गव और अशोक आचार्य प्रोफेसर रहे, इन्होंने लिखी। इस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद है, ये मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई किताब है, इसका अनुवाद किया कमल नयन चौबे ने। बड़ी शानदार किताब है। राजनीतिक सिद्धांत जब आप समझो, कल को आगे बढ़ेंगे जब विषय में, तो मैं पहले ही आपको स्रोत बताता चलता हूँ। सबसे पहले हमें संजीव कुमार पढ़ना चाहिए, बड़ी सरल है। उसके बाद हमें राजीव भार्गव पे आना चाहिए, और फिर आगे उच्चतर सिद्धांतों की तरफ प्रोफेसर एस एल वर्मा जैसी किताबों पे हम जाएंगे। पर चलिए, जो भी है संदर्भ के साथ मैं समझाता हूं इस किताब में क्या हुआ। कमल नयन चौबे की इस किताब में, मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था तो प्रोफेसर अशोक आचार्य, खास यहाँ पे ध्यान दिलाऊंगा आपको, प्रोफेसर अशोक आचार्य जी ने यहाँ एक बात कही, उसकी भूमिका लिखी है। उस भूमिका में उन्होंने कहा कि जब राजनीति इतनी पेचीदा है, तो ये मैंने कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी के अध्यापन के दरमियान, प्रोफेसर साहब कहते हैं कि एक अच्छा विद्यार्थी जो उत्साह से एमए में अपने वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान को चुनता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो एमफिल तक पहुंचता है तो उसकी वो रुचि और वो उत्साह भी घट चुका होता है। अरे प्रोफेसर साहब, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मेरे विद्यार्थी, मेरे राजस्थान के या इधर के विद्यार्थी तो राजनीति विज्ञान में 2018 में एक एग्जाम ने थोड़ी सी करवट क्या बदली कि सबके तारे जमी पे हो गए। आज राजनीति विज्ञान से आप इतना डरने लगे हैं, इतना पेचीदा हो गया है। प्रोफेसर साहब के कथन से मैं अपने कथन को जोड़ रहा हूं, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या इस विषय की प्रासंगिकता घट गई है? फिर सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसको मैं एक अलग वीडियो में क्लियर करूंगा कि आपको समस्याएं क्या आ सकती हैं और उनसे कैसे निजात पाएं। प्रोफेसर साहब के इन विचारों ने मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा किया, और उनका सवाल भी यही था कि तो फिर इसकी प्रासंगिकता क्या है।
इस विषय में जब कोई रुचि नहीं लेता, इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे विद्वान ने भी ये कहा था कि दुनिया का सबसे टफ अगर कोई विज्ञान है तो वो राजनीति विज्ञान है। शायद अरस्तू ने भी इसीलिए इसे मास्टर साइंस कहा होगा। हमारे राजस्थान में भी कई कोचिंग संस्थान पढ़ाने में लगे हुए हैं। एक तो ऐसे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और जब वो जो पढ़ने उनके पढ़ाने की बात करते हैं, बेशक देखिए किसी को मेरी बात बुरी लग सकती है, पर मैं थोड़ा कटु सत्य जो अनुभव कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। आपने इसे तथ्याडंबरों से इतना ज़्यादा पाट दिया है, इतना ज़्यादा कि विद्यार्थियों की आम स्थिति ये है कि विद्यार्थी कोचिंग में या टीचर के पास आता इसलिए है कि सर वास्तव में वो चौबे जी छब्बे जी बनने के लिए आता है, लेकिन दुबे जी बनकर रह जाता है। आते इसलिए हैं कि सर कुछ समझ आए। अरे भैया आप वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, तथ्य बहुत सारे, और मटेरियल के मामले में बेटा मटेरियल कलेक्ट करना बहुत बड़ा वो नहीं है। मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। आप किसी विषय में लगे ना, पेपर की अगर समझ बनाना चाहते, उस विषय की आरटीआई लगा दो संबंधित आयोग में। आप ऐसा करना, उदाहरण के तौर पे असिस्टेंट प्रोफेसर में आपने दिया था, बोलो सर पेपर बड़ा फाड़ू आया था जबरदस्त। एक काम करो, वो पेपर कहाँ से बनता है इसका आइडिया आपको आ जाएगा। ये व्यवसायी लोग क्या करते हैं, मैं भी शुद्ध व्यवसायी बनने जा रहा हूँ, अब ध्यान रखना। लेकिन शुद्ध का मतलब है व्यवसाय की एथिक्स में पालन करूंगा। ऐसा नहीं है पैसे लेकर सेवा नहीं दूं, मैं पैसे ही सेवा के लूंगा। तो आप लोग आरटीआई लगाना अपने प्रवेश पत्र की कॉपी लगाकर, और ये पूछना कि आप आंसर की कौन सी मूल किताबों को आधार बनाकर बनाते हो। एक परीक्षार्थी होने के नाते मैं पूछना चाहता हूँ, बस ये भी यही कर। उन्हें पता हो गया कि किस बुक से सबसे ज़्यादा चीज़ें आएंगी, उनको 2 4 5 को बहुत सारी टीम इकट्ठा करके मैटर आपके माथे मढ़ दिया। पर क्या आपको समझ में आया? क्या आपकी चीज़ें क्लियर हुई? क्या सब कुछ क्लियर हो गया? नहीं। चलिए ये क्लास शायद इसी सवाल का आपको जवाब देने की एक छोटी सी कोशिश है। देखो अब मैं आज चर्चा करूंगा कि ये पॉलिटी क्या है, तो इसको दो परिप्रेक्ष्य में समझ, ठीक है। एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा आता है आपका परंपरागत या क्लासिकली परिप्रेक्ष्य। दोनों चीजों से इसको आगे लेके बढ़ते हैं। वास्तव में तो देखो इसका जो अर्थ है ना वो कई स्तर पे किया जाता है, और तो और समय के अनुसार समय अनुकूल और कई स्तर पर इसका अर्थ किया जाता है। बट मैं मोटे मोटे रूप में सबसे पहले इसका अर्थ करूंगा क्लासिकीय विचारधारा या शुरुआती विचार क्या थे, और बाद में करवट जो बदली वो क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर कह देता हूं कि मैं राजनीतिक सिद्धांत नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आज केवल राजनीति क्या है इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो राजनीति क्या है, चलिए शुरू करते हैं। क्लासिकल विचार, सबसे पहले जो विचार आए, देखो आप सभी जानते हैं कि क्लासिकल जो विचार है उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? ग्रीस से मानी जाती है। ग्रीस से मानी जाती है, या यूनान कह सकते है ना, यूनान से। यूं तो हमारे भारत में भी हो गया था ना, प्राचीन मौर्य काल की बात करें या और भी, तो यहाँ भी था ऐसी कोई। लेकिन आजकल आधुनिक जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो सारी किताबें इसी मान्यता पर आधारित। वहाँ पे पॉलिटी शब्द का जो मूल अर्थ था वो किससे बना था आप सब जानते हैं। वहाँ पे पॉलिटी एक क्या थी? गतिविधि। पॉलिटी को वास्तव में एक गतिविधि के रूप में जाना गया सबसे पहले। और ये कहाँ की जाती थी पॉलिटी? पॉलिस में। पॉलिस, पॉलिस जिसको क्या कह सकते हो? नगर राज्य। पॉलिस या नगर राज्य में की जाने वाली, नगर राज्य में की जाने वाली एक गतिविधि थी। भाई उसमें वास्तव में क्या होता था? देखिए नगर राज्य जब कहते हैं ना, का मतलब होता है एक सामुदायिक बसावट या बस्ती को कह सकते हो, तो सामुदायिक नगर या नगरीय बस्ती। वहाँ का जो प्रारूप था ना, छोटी छोटी जगह थी वहाँ। यूरोप की बात कर रहा हूँ। यूरोप में अल्पस पर्वत की तलहटियों में उपजाऊ भूमि बहुत थोड़ी थोड़ी मिलती है, तो उन नदी घाटियों में छोटे छोटे भूभागों पर छोटी छोटी बसावट बस्तियां बसी हुई थी, और उनका प्रारूप था कस्बे की तरह, शहरों की तरह। अक्सर उनकी चार दीवारियां होती थी, और अपना अपने क्षेत्र का, अपनी उस बस्ती का उनका अपना प्रशासन होता था। तो इसी बस्ती को क्या कह देते थे? नगर कह देते थे। उनका अपना प्रशासन था, तो उसको हम राज्य बोल देते हैं या पॉलिश कह देते हैं। वहां इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल जो शब्द है वो किससे बना? इससे।
तो बड़ा प्रश्न आता है कि इसके संबंध में पॉलिटिकल क्या है। यहां पॉलिटिकल का मतलब क्या हुआ, उस नगर राज्य में की जाने वाली सभी गतिविधियां होती हैं। अतः यहां पॉलिटिकल का मतलब उस नगर राज्य, उस नगर राज्य में की जाने वाली गतिविधियों को हम क्या कहते थे, पॉलिटिकल कहते थे। बोलो सर ये गतिविधियां कैसी थी, इनका क्या उद्देश्य था, इस बात को भी समझ, वो जीवन के लिए थी, ये बात ध्यान रखें। अब इनकी बसावट पर ही आपको अंदाजा आ जाएगा, है ना। इनकी बसावट थी समूह के रूप में, समुदाय के रूप में। तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, स्पष्टतः इन बस्तियों में या इन व्यवस्थाओं में, स्पष्टतः इन व्यवस्थाओं में, इन व्यवस्थाओं में समुदाय के हित के लिए, समुदाय के हित के लिए जो निर्णय लिए जाते थे, जो निर्णय लिए जाते थे वो कैसे होते थे, सामूहिक होते, वो सामूहिक। तो इसका मतलब शुरुआती जो पॉलिटी का अर्थ है वो कोई सामूहिक गतिविधि होती होगी, सामूहिक, वो सामूहिक होते थे। अब देखो धीरे धीरे एक बात पर आप पहुंच रहे हैं कि समूह के द्वारा, समूह के कल्याण के लिए लिए जाने वाले जो निर्णय थे या निर्णयात्मक जो गतिविधियां हैं वो कुल मिला के पॉलिटिकल गतिविधियां होती होंगी, कुछ ऐसा अर्थ निकल रहा है। इन सभी गतिविधियों की बहुत ज्यादा इस तरह की संभावना थी। अब सामूहिक गतिविधि होती थी, जब इस तरह की होती थी तो निश्चित रूप से इनकी प्रकृति कैसी रही होगी, तो इन गतिविधियों जब समूह खुद ले रहा है, अपने समूह के लिए ले रहा है, तो जाहिर है इन गतिविधियों या इन निर्णयों की प्रकृति अहिंसात्मक रही होगी ज्यादा। इन गतिविधियों की प्रकृति कैसी रही होगी, अहिंसात्मक, अहिंसात्मक रही होगी, क्योंकि जो संभावना बनती है वो यही बन रही है। तो शुरुआत में पॉलिटिकल गतिविधि में हिंसक गतिविधियों को कंसीडर आप नहीं करें, जल्दबाजी नहीं करें। अब इन फैसलों या जो निर्णय हैं जो भी किए जाते थे सामूहिक रूप में, पूरा समूह जो निर्णय करता था अपने लिए, इनमें कैसे निर्णय किए जाते थे, वो जो इकट्ठा होकर एक जगह अपने समुदाय के कल्याण की बात सोचते थे, उनमें बुनियादी प्रश्न क्या रहे होंगे, यक्ष प्रश्न ये है। तो सबसे बड़े बुनियादी प्रश्न क्या रहे होंगे भाई, यही रहे होंगे कि वास्तव में समुदाय का नागरिक कौन बने या व्यक्ति कौन इसका सदस्य हो, भाई समुदाय की व्यवस्था में फैसले कौन ले, संसाधन किसको कितना मिलेंगे, उन संसाधनों को बंटने का आधार क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो बुनियादी प्रश्न है एक बार इनको देखें। इन सामूहिक फैसलों के बुनियादी प्रश्न कुल मिला के ये होते थे शुरुआती, कि जीवन को निश्चित कैसे करें, जीवन को कैसे जिए। तो आजीविका के सारा विचार इसमें संबंधित। आजीविका, जब मैं कहता हूं ना आजीविका, ये जो शब्द है आप अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। अर्थशास्त्र में आजीविका शब्द बोला जाता है, मतलब जीवन यापन के लिए जो कुछ किया जाता है वो आजीविका कहलाता है। तो जीवन यापन से संबंधित सारी गतिविधियां इसके अंदर आती थी। दूसरा यक्ष प्रश्न उनके सामने था कि समुदाय में एक अच्छा जीवन कैसे हो, समुदाय में एक उत्तम जीवन कैसे हो, श्रेष्ठ जीवन का मतलब उत्तम जीवन की बात आ रही है, ध्यान से समझना, कैसे बनाएं। तो ये बात कहीं ना कहीं मूल्यात्मक चिंतन की तरफ इशारा कर रही है, ध्यान से समझना। मूल्यात्मक, नॉर्मेटिव अंग्रेजी में कहते हैं, अनुभव परक नहीं, मूल्य परक, ठीक है। कौन लोग इस समुदाय के सदस्य होंगे और कैसे होंगे। जब बात करते हैं ना कि कौन लोग, इसका मतलब ये है कि इसके नागरिक कौन होंगे,
नागरिक कौन होंगे वो हमें स्पष्ट पता होना चाहिए, तथ्यात्मक रूप से वर्णन होना चाहिए, जिन्हें हम कैसी पद्धति से जान सकें, अनुभव मूलक। इसका मतलब ये चिंतन में हमें दूसरा गुण कैसा नजर आ रहा है, अनुभव मूलक गुण भी मुझे नजर आ रहा है। बुनियादी फैसले के मूल आधार बेस क्या होंगे, क्या कोई कानून के आधार पर, क्या कोई प्राकृतिक नियम के आधार पर, या किसी परंपरा के आधार पर, कैसे इन निर्णयों को हम लेंगे, कंसिडर करेंगे। जो रिसोर्सेज होंगे उस समुदाय में वो किसे दिए जाएंगे, अर्थात चिंतन ये भी किया जाएगा कि कौन लायक और कौन नहीं, किसे दिए जाएंगे और क्यों दिए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना, किसे दिए जाएंगे और क्यों दिए जाएंगे। यार एक मक्खी ने बड़ा परेशान कर दिया। हाँ, किसे दिए जाएंगे भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां फिर से वही कि अनुभव परक भी और मूल्यात्मक भी, समाज के पिछड़ों को कुछ अधिक दें कि नहीं दें, जो जितना कर रहा है उसको उतना दें कि नहीं दें, इन सब बातों का यहाँ पे चिंतन की बात होती। ठीक है, ऑल राइट। फिर एक प्रश्न ये भी विचार किया जाता था कि इनका वितरण कैसे हो, उसका आधार क्या हो। इस तरह के प्रश्न फिर से हम क्या कह सकते हैं, अनुभवजनक या तथ्यपरक प्रश्न होंगे। इनका आधार तथ्यात्मक चिंतन रहा होगा, या इसको अनुभव मूलक चिंतन से हम सुलझा सकते हैं। अनुभव मूलक, अब जरा ध्यान से देखना ये शब्द मैं क्यों लिखता आ रहा हूं, मेरा इसका एक उद्देश्य है। भाई शुरुआती जो समुदाय का चिंतन था वो चिंतन में इन्हीं प्रश्नों की चर्चाएं उन्होंने की होंगी, यही बेसिक आधार रहा होगा। तो सर ये चिंतन कैसा था, क्या ये नॉर्मेटिव था या एम्पिरिकल अप्रोच में चलता था, किस तरह का था, आप देख सकते हैं। देखो इसके बाद अगर मैं बात करूं बुनियादी प्रश्न, आप ध्यान से देखना, इसमें हमने दोनों ही पद्धतियों का हमने इस्तेमाल किया है, अनुभव मूलक भी और मूल्यात्मक भी। ये बात तो क्लियर हो गई। चलो आप चाहो तो इसको नोट में लिख सकते हो, ये बातें लास्ट में काम आएंगी आपको विचार बनाने में, एक समझ बनाने को कह सकते हैं कि स्पष्टतः स्पष्टतः आरंभिक आरंभिक चिंतन में, मैं बड़ी सरल भाषा लिखता हूं, आरंभिक चिंतन किसका, पॉलिटी का। पॉलिटी मतलब क्या, पॉलिटिकल क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल। स्पष्टतः आरंभिक चिंतन में अनुभव मूलक अनुभव मूलक, ठीक है, और मानकीय प्रश्न, अनुभव मूलक एवं मानकीय प्रश्न। मानकीय प्रश्न क्या थे, एक दूसरे से उलझे हुए से प्रतीत होते हैं या एक साथ होते थे, एक साथ होते थे। कुल मिला के साइंस की तरह स्पष्टता नहीं थी, क्रमबद्ध विज्ञान नहीं बना था, एक तरह दर्शन की तरह का चिंतन था जिसमें सब गुड़ गोबर होता है, सब गुड़ 17 शेर वाली बात होती। ठीक है, इस तरह का ये चिंतन आप कह सकते हो शुरुआती। यहां एक बात है कि आप ये बात देखना एक बात और भी तो स्पष्ट आ रही है इस समय, यानी आरंभिक चिंतन में, इस आरंभिक चिंतन में, इस आरंभिक चिंतन में क्या तथ्य सामाजिक सामाजिक और किस तथ्य को और किस तथ्य को राजनीतिक कहें, और किस तथ्य को हम राजनीतिक कहें। भाई ये बात भी स्पष्ट नहीं, राजनीतिक कहें, यह भी कैसा दिख रहा है आपको, अस्पष्ट दिख रहा है। यस और नो, यह भी बिल्कुल अस्पष्ट है कि सर पता ही नहीं लगता था क्या चीज राजनीतिक है क्या सामाजिक है, एक समग्र सा विचार हो रहा था कुल मिला के। वास्तव में एक बात और देखो, राजनीतिक तथा सामाजिक तो स्पष्ट ही है दूसरा ये कह सकते हो इसमें कि वहां वहां निजी अथवा घरेलू एवं एवं सार्वजनिक अथवा
राजनीतिक, सार्वजनिक अथवा राजनीतिक का भेद भी अलग व स्पष्ट नहीं था। भेद भी अलग एवं स्पष्ट नहीं था। शुरुआती विचार बता रहा हूं मैं, जिसको आप ट्रेडिशनल थॉट कह सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, सारांश में आप कह सकते हैं इस क्लासिकल विचार में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में कोई भेद नहीं था। इस जो क्लासिकल चिंतन था, क्लासिकल चिंतन में सामाजिक व राजनीतिक चिंतन का भेद नहीं था। चिंतन का भेद नहीं था। ये बात स्पष्ट हो गई यहां पे। तो फिर आप कहेंगे कि सर इसके हिसाब से राजनीति में क्या क्या चीज शामिल थी। अरे भाई, राजनीति में इनके हिसाब से उत्तम जीवन के लिए सभी गतिविधि और सभी तर्क एक साथ आते थे। राजनीति के अंतर्गत इनके हिसाब से सभी या तर्क और चिंतन एक साथ आते थे। ये क्लियर कट बात है। अब दूसरा पक्ष देख लेते हैं। दूसरा पक्ष है हमारा आधुनिक। तो ये जो था क्लासिकल, ये कहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन? ये क्लासिकल अपन शुरू कर रहे हैं ग्रीस से। पॉलिटी अनुभव, ये ग्रीस से शुरू हो रहा है क्लासिकल। चलिए अब आते हैं आधुनिक चिंतन की तरफ। आधुनिक में पॉलिटी का क्या अर्थ है, यहां बड़ा मजेदार इसका आप अर्थ समझेंगे। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पॉलिटी का अर्थ, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पॉलिटी का अर्थ, बेटा ये जो पक्ष है ना, वो ध्यान से समझने की बात है। परंपरागत में तो कोई बहुत बड़ा भेद नहीं, सब एक जगह गुड़ गोबर होता था। जैसा आप उदाहरण के तौर पे समुदाय को एक जगह समझ के देख सकते हो, यूनानी चिंतन की बात हम कर लेते हैं, ठीक है, उस तरह की चीजें। तो आधुनिक चिंतन की जो परंपरा है वो कहाँ से शुरू माने, आप ये बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आधुनिक चिंतन की परंपरा भी हम यूरोप से देखते हैं। वैसे भारत में भी थी, लेकिन आजकल आधुनिक राजनीति विज्ञान ये मानकर चलता है इसका विकास भी जो नए विद्यार्थी अभी आके देख रहे हैं, जिसने अभी वीडियो ऑन किया है, आपको बता दूं कि मैं आज केवल राजनीति क्या है इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल जड़ से और गहराई तक हम समझाएंगे आपको। राजनीति समझ गए तो राजनीति विज्ञान पर विशद विवेचन अगली क्लास में करूंगा कि राजनीति विज्ञान, राजनीति दर्शन या राजनीति सिद्धांत में क्या अंतर होता है। फिर राजनीति सिद्धांत कितने प्रकार के, और थर्ड क्लास में राजनीतिक सिद्धांत और उपागम के फर्क को समझाऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे राजनीति विज्ञान का अर्थ करने पर, और अर्थ करेंगे फिर प्रकृति, फिर क्षेत्र, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। आज तक सबसे बड़ी जो समस्या है ना, आपकी जो समस्या है वो यही तो है, आप राजनीति विज्ञान की कोचिंग क्यों ले रहे हैं। अरे सर, ज्यादातर बच्चों को तो ये नहीं पता कि राजनीति का अध्ययन कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म करें। असल में आज तक कोई तारतम्यता बनी ही नहीं। यस और नो? आज तक इतनी किताबें पढ़ी, कई लोग तो पेपर क्लियर करके भी बैठे हैं, पर उनको यह समझ नहीं आया कि सर राजनीति आखिर किधर से घुमावदार एक जाल है यार, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से खत्म करूं। इस उहापोह को मिटाने के लिए अपनी ये क्लास सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने साथियों तक भी इसको शेयर कर देना। लगे हाथ एक बात और बता दूं, मेरा एप्लीकेशन जो है वो लोक सेवा इंस्टीट्यूट नाम करके एप्लीकेशन है, वहां पे आपको ये सारी रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, लोक सेवा इंस्टीट्यूट। ऑल राइट, इसका विकास भी कहां पे? यूरोप में। यूरोप में अधिकतर, ये मान सकते हो आप। अब यहां पे क्या था, अगर मैं क्लासिकल को एक बार ध्यान करूं, हाँ, एक चीज याद दिला दूं आपको कि अगर मैं किसी शक्ति को खोजने की कोशिश करूं क्लासिकी विचारधारा में,
तो उनके हिसाब से समुदाय का भला करने की कोई शक्ति, समुदाय का भला करने की शक्ति किसमें निहित थी? समुदाय में ही निहित थी। ये खासियत है, इसको लिखते हुए चलेंगे, याद करो इसको। क्लासिकीय मंथन में समुदाय का भला या अच्छा या शुभ, समुदाय का अच्छा करने की शक्ति, अच्छा करने की इसमें निहित थी, शक्ति भी समुदाय में। ये स्पष्ट करने में काम आएगा ये सेंटेंस, इसलिए लिख रहा हूं, समुदाय में ही थी। अब लेकिन आधुनिक में थोड़ा थोड़ा बदलेगा ये, इस बात को धीरे धीरे आप लोग स्वीकार करेंगे। कैसे? आधुनिक युग में एक ये बात मानी जाने लगी, बिंदुवार लिख देता हूं बाद में या आधुनिक चिंतन, आधुनिक चिंतन क्या मानता है? आधुनिक चिंतन मानता है कि फैसला करने की, मतलब जो समुदाय में वो जो शक्ति थी ना, फैसला करने की इस शक्ति, फैसला करने की इस शक्ति की सहायता से, शक्ति की फैसला करने की इस शक्ति की सहायता से, फैसला करने की इस शक्ति की सहायता से कुछ लोगों ने या कुछ समुदाय के कुछ समूह ने, कह सकते हो, कुछ लोगों ने या समूह ने अन्य कुछ लोगों या समूह को क्या किया? हाशिए पर धकेल दिया। लोगों या समूह को वास्तव में जब उनके हाथ में डिसीजन लेने की पावर आई ना, तो उन्होंने क्या किया? बाकी बच्चों को अपना स्वार्थ साध लिया और बाकी कुछ एक खास जाति को, खास कबीले को, खास परिवारों को, खास वर्ग को क्या किया? समाज के हाशिए पर धकेल दिया। समूह को समुदाय में हाशिए पर धकेल दिया। देखो, शक्ति का कुछ लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब अब जो समुदाय की शक्ति थी वो समुदाय की ना रह के मुट्ठी भर लोगों के पास सिक्योरिटी आ गई, तो इससे दूसरे उस सामुदायिक शक्ति ने अन्यों का लोष भी किया। क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि समुदाय सम्मिलित रूप से प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसी जहां बात होती है वो जरूरी नहीं कि हमेशा सफल हो, बल्कि सही देखा जाए तो उस लोकतांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल कुछ चुने हुए लोग ही कर पाते हैं, बाकी जनता कभी नहीं कर पाती। तो वो कुछ एलीट ग्रुप निकल कर आते हैं तो एलीट में सिमट कर रह जाती है। इस तरह इसका प्रभाव बहुत गलत देखने को आता है। तो फिर इस युग में राजनीति का अर्थ में क्या समझूं? इस युग में जो राजनीति का अर्थ था, इस दौर में राजनीति का अर्थ क्या हो गया? अन्यों पर देश का, या अपना कह सकते हो, अपना प्रभाव जमाना हो गया। प्रभाव जमाना हो गया मतलब एक वर्ग जब दूसरों को धकेलने लगा तो ये जो प्रभाव करने वाली, पैदा करने वाली शक्ति थी ना, इसी को राजनीति का एक दौर आया। जो आधिपत्य करने में सफल हो गया, अपने हित स्वहित साधने में सफल हो गया, अन्य जाएं भाड़ में। इस शक्ति को एक पहचान मिली जिसको क्या नाम दिया गया? राजनीति। तो यहाँ पे एक तरह से राजनीति को
एक प्रभाव प्रक्रिया के रूप में जाना जाने लगा, जो अन्यों पर प्रभाव जमाने में काम आती है, ऐसी है। तो आमजन भी ये समझने लगा कि यार राजनीति करने का मतलब होता है प्रभावशाली बनना, समाज में प्रभावशाली बनना राजनीति होता है, ये उस वक्त। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो, इससे इससे राजनीति इससे राजनीति एक ऐसा प्रभावमूलक एक ऐसा प्रभावमूलक शब्द बना एक ऐसा प्रभावमूलक शब्द बना जिसका क्या अर्थ निकाला जाने लगा, जिसका अर्थ शक्ति के प्रभाव से लगाया जाने लगा, जिसका अर्थ शक्ति का प्रभाव समझा जाने लगा। इसका मतलब अब राजनीति क्या हो गई, अब पॉलिटी का मतलब क्या हो गया, शक्ति का प्रभाव, कि भैया दूसरों को प्रभावित कर। अब देखो बहुत सारे विद्वान तो इस विश्वास में रहते हैं, जैसे हम बात करेंगे आगे चल के लासवेल की, कैटलिन की, जो शक्ति विज्ञानी है, वो राजनीति को शक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते। और शक्ति किसे कहते हैं, प्रभाव प्रक्रिया को शक्ति। वो सारे के सारे विचारक इसी विचार के साथ साथ आगे बढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उस समुदाय में जो लोग फैसला लेते थे ना, वो भी क्या हुए, केंद्रित होने लग गए एक समूह के रूप में। ये बात क्लियर हुई। धीरे धीरे फैसला लेने वाली शक्ति फैसला लेने वाली शक्ति कुछ खास तरह की संस्थाओं के रूप में केंद्रित होने लगी। तो उन्होंने अपनी एक संस्था ही बना ली। मतलब पहले तो लोग थे, मान लो तलवार के दम पे किया, फिर उन्होंने अपना एक क्या बना लिया, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था बना ली। यही संस्था आगे चल के राज्य कहलाएगी। ठीक है, राज्य और उसके अंग उपांग, सरकार, सब चीज। धीरे धीरे फैसला लेने वाली शक्ति कुछ खास तरह की क्या हो गई, संस्थाओं के समूह में केंद्रित हो गई। खास तरह की संस्थाओं के समूह में केंद्रित हो गई, के समूह में केंद्रित हो गई। अब देखो, तो इसका मतलब इस दौर में राजनीति क्या कहें, संस्थाओं के खास समूह के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां क्या हो गई, राजनीति हो गई। देखो किस तरह से ये धीरे धीरे, यही जो संस्थाएं थी, यही क्या कहलाया, राज्य कहलाया। यही शक्ति वाली संस्थाएं क्या बनी, राज्य और उसकी अंग। यही संस्थाएं व उनके अंग राज्य कहलाए, राज्य कहा जाने लगा। अब सबने अपने अपने हिसाब से इस राज्य की परिभाषा करी। जैसे एक दौर आता है, गार्नर है, ब्लिंडसली है, वो सारे लोग क्या कहते हैं कि राजनीति का अध्ययन राज्य के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं। गार्नर ने तो यहां तक कहा है कि राज्य के अध्ययन से शुरू होता है, राज्य के अध्ययन पे खत्म होता है। ये जो बातें हैं, मैं इसको तथ्यात्मक बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। मैं शुरू में कह रहा था, मैं एक कहानी के जरिए क्रम से आपको आज इतनी गहरी अवधारणा सरलता से समझाऊंगा कि व्हाट इज पॉलिटी, पॉलिटिक्स होता क्या है।
इसमें एक भी तथ्य नहीं। अगला टॉपिक जब शुरू करेंगे ना, जब राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, तो उसमें बहुत एकदम डेप्थ में लेकर चलेंगे और वहां तथ्यात्मक पूरी बारिश करेंगे। अभी यहाँ बिल्कुल सरल भाषा में बारिश के मौसम में मैं कह रहा था, गैरिश है, गार्नर है, ब्लंटशली है, सभी लोगों ने इसका क्या किया था, समर्थन किया था। तो जैसे एक चीज और देख रहे हैं आप कि फैसला लेने वाली जो संस्था है उसको हमने क्या नाम दे दिया, राज्य नाम दे दिया। तो आप एक बात कह सकते हो, इस तरह से समुदाय में फैसला लेने वाली, ध्यान देना जरा इस बात पे, इस तरह से समुदाय में फैसला लेने वाली संस्थाएं तथा उनकी क्या गतिविधियां, एक्टिविटी, उनकी गतिविधियां क्या कहलाई, राजनीतिक गतिविधियां कहलाई। राजनीतिक की तथा समुदाय की शेष गतिविधियां तथा समुदाय, ध्यान से सुनना जरा, समुदाय की, मजेदार पृथक्करण हो रहा है, एक घर में से दो भाई न्यारे हो रहे हैं, देखो कैसे कैसे, तथा समुदाय की शेष संस्थाएं, प्रक्रियाएं, शेष संस्थाएं, प्रक्रियाएं तथा संगठन क्या कहलाई, समाज या सामाजिक संस्था तथा उनकी गतिविधियां तथा उनकी एक्टिविटीज क्या कहलाई। बहुत क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आया? उनकी गतिविधियां सामाजिक गतिविधियां कहलाई, सामाजिक कहलाई। अब यहां पे आप एक चीज देखिए जरा ध्यान से, आप ध्यान से देखेंगे तो यहां राजनीति का और समाज का या सामाजिक का हमने अलग कर दिया। समुदाय में दो तरह की गतिविधियां संपादित होती थी, एक राजनीतिक हो गई, दूसरी सामाजिक। तो कैसी गतिविधियां सामाजिक गतिविधियां कहलाएंगी, सामाजिक संस्था कहलाएंगी, सामाजिक प्रक्रिया कहलाएंगी? बोला सर जो राजनीतिक नहीं है वो तमाम सामाजिक। देखो कितने नजदीकी संबंध है इन दोनों। जो राजनीतिक नहीं है जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो समाज के, समुदाय के हित के निर्णय लेने से संबंधित नहीं है, निर्णयात्मक, डिसीजन मेकर अर्थात शक्ति जिनके पास नहीं है, वो तमाम सामाजिक है। इसका मतलब जिनके पास शक्ति और निर्णय लेने की जो अथॉरिटी है वो सारी राजनीतिक हो गई, कि वो राजनीतिक गतिविधियां, बची खुची सामाजिक गतिविधियां। देखो कितना खूबसूरत विभाजन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ इसके दायरे में सरकार, न्यायपालिका, नौकरशाही, सेना सब कुछ आ गई। क्लियर? तो अब मैं इन दोनों का एक बार विभाजन करके देखूं, ये लोग कर देते हैं। तो समुदाय की सामाजिक, सामाजिक क्या, जैसे परिवार, समूह, वर्ग, ये कैसे रहते हैं, ये भी तो संस्थाएं हैं ना। व्यक्ति, व्यक्ति, आपसी संबंध, जाति है, धर्म, ये सब संस्थाएं हैं, इनके अपने नियम होते हैं, पर ये तमाम लोगों को प्रभावित नहीं करती, तमाम लोगों के जीवन से संबंधित निर्णय नहीं लेती। उस जिससे ये संबंधित, जो इनसे जुड़ा होता है, केवल उससे संबंधित पक्षों को बताते हैं। तो ये सभी सामाजिक संस्थाएं हैं। ऐसे ही जैसे यहाँ पे विधायिका, विधायिका,
कार्यपालिका, ये तो अंग है असल में। न्यायपालिका, न्यायपालिका ये किसके अंग हैं? सरकार के। सरकार जैसे पुलिस, सेना, ये सभी जो संस्थाएं आपको नजर आ रही हैं, तो इन दोनों में अंतर नजर आ रहा है ना। ये सब क्या है? ये लोगों के जीवन से संबंधित निर्णय लेती हैं, ये समुदाय के कल्याण से संबंधित निर्णय लेती हैं, और ये उनकी व्यक्तिगत मान्यता का विषय है और कुछ नहीं। तो ये राजनीतिक होगी और ये होगी सामाजिक संस्थाएं। तो समाजशास्त्र में राज्य के बाहर की सभी संरचनाएं, संस्था और प्रक्रिया पढ़ी जाती। राजनीतिक से बाहर जो है वो सभी क्या है? वो कह सकते हो कि सर वो सारी की सारी समाजशास्त्र की। तो फिर अभी तो दो दृष्टिकोण सामने आते हैं। अब यहां पे मोटे मोटे रूप में हमें दो वर्ग देखने को मिलते हैं। दो वर्ग देखने को मिले किसके संदर्भ में? उन फैसलों को लेने के संदर्भ में, उन फैसलों को लेने के संदर्भ में जो समुदाय के तमाम सार्वजनिक हित से संबंधित थी। दो लोग कौन कौन से? एक तो ये था बहुत से लोग, बहुत से लोग, बहुत से लोग जो उस निर्णय लेने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग जो राज्य की निर्णय शक्ति का इस्तेमाल करें, ऐसी हमें एक संस्था या स्वरूप देखने को मिलता है। या तो ये कैटेगरी निकल कर आई, या ये आई सर बहुत सारे लोग नहीं करते थे। ऐसी सब देखने को मिली व्यवस्था हमें, जहां कुछ मुट्ठी भर लोग बहुत सारे समुदाय का फैसला करते थे, कुछ एलिट। तो ये एलिट थ्योरी हो गई। दूसरा ये देखने को मिली ऐसी व्यवस्था जहां कुछ मुट्ठी भर विशेष जन से सभी समुदाय का निर्णय करते हैं। फिर एक ऐसी व्यवस्था हमारे सामने आई। तो ये व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग कौन हैं? ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। जरा ध्यान से समझिए। इसका मतलब है जहां समुदाय के तमाम निर्णय लेने की शक्ति एक व्यक्ति में नहीं, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे लोग मिलकर बहुत सारे लोगों के बारे में सोचते हैं। तो ये है। एक दूसरी शक्ति ऐसी है जो क्या कहती है? मान्यता एलिट थ्योरी। वो कहती है कि समाज की व्यवस्था या समुदाय के कल्याण की व्यवस्था या चिंतन की जिम्मेदारी सबकी नहीं, कुछ मुट्ठी भर लोगों की है। तो इस तरह से इस विकास क्रम में मेरे को दो वर्ग नजर आ रहे हैं। अब मैं इसके सीधे अर्थ पर चलता हूं कि राजनीति का अर्थ क्या हो सकता है। राजनीति के देखो भाई 5 स्तरीय अर्थ हो सकते हैं। यहां थोड़ा सा छोटा लिखूं मैं। राजनीति के 5 अर्थ निकलते हैं या निकले। क्यों निकले? सर आपने 5 कहां देख लिए? बेटा आप भी देखोगे, देखो अपने आसपास अगर निगाह दौड़ा के देखोगे ना, तो आप खुद कहोगे कि हाँ गुरुजी ऐसा नजर आता है। सबसे पहला एक स्थिति बनती है कि इस समुदाय के उत्तम जीवन के बारे में। राजनीति क्या है? समुदाय। यहां पूरा समुदाय कंसर्निंग विषय है। समुदाय के समुदाय के उत्तम
जीवन के बारे में दिल थाम के सांस रोक के समझिए, बड़े मजे आने वाला है। आज आप राजनीति के उस अर्थ को समझ रहे हैं जो आज से पहले कभी समझ में नहीं। ध्यान से देखें, समुदाय के उत्तम जीवन का चिंतन। भाई एक अर्थ तो हो गया ये चिंतन, इसका मतलब इसमें कौन कोर पार्ट है? समुदाय कि विचार का मूल बिंदु है पूरे समुदाय के बारे में सोचना, समुदाय के उत्तम जीवन के बारे में सही फैसला करने की शक्ति, उत्तम जीवन का चिंतन। यहां राजनीति क्या है? शक्ति व मूल्य दोनों हैं इस अर्थ। इसमें राजनीति का स्वरूप क्या है? शक्ति भी है यहाँ पे और मूल्य भी। कैसे सर? अभी बताता हूं। शक्ति भी मूल्य भी। देखो, शक्ति तो इस रूप में कि वो निर्णय करती है, और मूल्यात्मक इसलिए है कि सभी का भला चाहती है। इसलिए शुरुआती जो विचार बनता है कि राजनीति तमाम समूह के भले की सोचती है, राजनीति समूह के उत्तम जीवन का कोई चिंतन है। तो ऐसे में जब मैं ये परिभाषा कहूं कि राजनीति समूह के उत्तम जीवन का चिंतन है, तो आपको तुरंत समझ आना चाहिए कि सर जो कह रहे हैं अगर राजनीति ऐसी है तो इस राजनीति का फिर स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप शक्तिमूलक भी है और मूल्यात्मक भी। ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा जो अर्थ निकल कर आता है ये निकल कर आता है कुछ समूहों द्वारा दूसरे समूहों को नियंत्रित करने के रूप में। राजनीति का मतलब कुछ समूहों द्वारा, यहां कुछ समूह हावी हैं, कुछ समूहों द्वारा अन्य समूहों को नियंत्रित करना। जैसे ब्रिटेन में टोरी और व्हिग थे, वो दूसरे को नियंत्रित करता था, दूसरा तीसरे को। कहने का मतलब ये कह सकते हो कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पे एक कबीला दूसरे कबीले को नियंत्रित करता है, हमेशा खींचतान चलती रहती है। तो ऐसे में वो जो समूह नियंत्रक बन जाएगा वो अपने हितों पर ध्यान देगा, भाई सभी के हितों पर ध्यान नहीं देता है। ध्यान करें, तो ऐसा भी दौर है, ये भी राजनीति का एक स्वरूप होता है कि राजनीति को आप इस अर्थ में समझ सकते हो कि जब एक समुदाय, एक कबीला दूसरे कबीले पर आधिपत्य करने की कोशिश करता है, ऐसा भी इसका रूप निकल कर आया। यहां राजनीति क्या हो गई? यह राजनीति शक्ति और स्वहित के रूप में मेरे को तो दिख रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें राजनीति, इसका मतलब राजनीति का स्वरूप क्या है? तो अगर आप ये परिभाषा मानते हो राजनीति की, तो फिर इसमें क्या है? इसमें राजनीति शक्ति, सर राजनीति तो बस शक्ति की पूजा है और कुछ नहीं है। शक्ति एवं स्वहित है, शक्ति एवं स्वहित ही है। क्लियर हुआ? अब आपका विचार कैसे, जब आप ऐसे कबीलों को देखोगे, आप ऐसी स्थिति देखते हो, तो आप यही कहोगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई आप बताओ कि राजनीति क्या है, तो आप कहोगे सर मेरी नज़र में राजनीति केवल अपने हित को पूरा करना है और शक्ति का दूसरा नाम है। तो उसमें शक्ति हासिल करना, किसी को दबाना, किसी को ये करना, यही प्रपंच चलते रहेंगे, स्वार्थ सिद्धि और शक्ति, बस। अगर राजनीति का ये स्वरूप है तो ठीक है। फिर तीसरा एक और परिभाषा, एक और डेफिनेशन निकल कर सामने आती है राजनीति की, वो है राजनीतिक अर्थात पॉलिटिकल। यहां पे ये कह सकते हो राजनीतिक को हासिल करने के लिए, जो भी पॉलिटिकल है मतलब राज्य से रिलेटेड या पॉलिटी से रिलेटेड, राजनीतिक को हासिल करने के लिए या राजनीतिक मूल्यों को हासिल करने के लिए, राजनीतिक को हासिल करने के लिए यहां पे राज्य की शक्ति का इस्तेमाल जुड़ जाएगा। राज्य की शक्ति, राज्य की शक्ति का इस्तेमाल करना।
इस्तेमाल करना। सर मुझे ऐसी गतिविधि दिखेंगी जहां जो किया जाना चाहिए अर्थात पॉलिटिकल उद्देश्यों को किसके जरिए पूरा करे, राज्य के जरिए, तो मैं इसको क्या कहूंगा, उन सभी गतिविधियों को जो राज्य के द्वारा संपादित होती हैं क्या कहलाएंगी, पॉलिटी कहलाएंगी। सीधे शब्दों में उन सभी गतिविधियों को जो राज्य के द्वारा संपादित होती हैं क्या कहलाएंगी, पॉलिटिकल कहलाएंगी। ठीक है, चलिए ये एक परिभाषा निकल कर आ रही है। यहां पे होता क्या है भाई, ये तीसरा था सामान्य हितों को या मूल्यों को हासिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, राज्य की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब यहां राजनीति का मतलब क्या है, संस्थागत गतिविधियां ही केवल राजनीतिक गतिविधियां मानी गई हैं। राजनीतिक गतिविधियां कौन सी गतिविधियां हैं, जो संस्था करती है, राज्य और उसकी संस्थाओं के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां ही राजनीतिक हैं। समझ गए। इसका मतलब एक व्यक्ति ऐसा है, गार्नर, ब्लंटसली, ऐसे लोग जो ये कहेंगे कि राज्य का अध्ययन ही सब कुछ है। एक व्यक्ति ऐसा आएगा, लीकॉक जैसे व्यक्ति, वो कहेंगे कि नहीं सरकार का ही अध्ययन है। ये वो दौर चल रहा है। अब चौथे एक परिभाषा और निकल कर आती है, एक समूह द्वारा दूसरे समूह पर प्रभुत्व की जो स्थिति होती है, सर मैं तो इसे राजनीति कहूंगा। एक समूह द्वारा दूसरे समूह पर प्रभुत्व की गतिविधियां क्या कहलाती हैं, राजनीति। ये एक विचार बनता है, ऐसा नहीं है यूनिवर्सल परिभाषा आपको मिल गई तो एक ग्रुप ऐसा मानकर चलता है कि ये राजनीति है और कुछ नहीं है। यार कमाल की बात आ रही है इन सब की बातें सुनते हो तो। अब यहाँ पे चारों को विचार करो, एक समूह के द्वारा, जरा ध्यान से देखना इस चीज को। मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूं, यहाँ पे देखो, या ब्लू ले लेता वाला ब्लू। ऑल राइट, देखो जरा इसमें अलग अलग कंडीशन बन रही है। यहाँ पे ए और सी, यहाँ पे राजनीति को हासिल करने के लिए राज्य की शक्ति का इस्तेमाल, संस्थागत। इसका मतलब ए और सी की स्थिति देखिए, ए और सी की स्थिति, ये इनका ध्येय आपको सामूहिक नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है, सामूहिक। समुदाय के उत्तम जीवन या जीवन का चिंतन, समुदाय के उत्तम जीवन पर कर दिया, समुदाय के उत्तम जीवन का चिंतन, इसमें राजनीति का स्वरूप शक्ति भी है और मूल्य भी है। इसका मतलब जब आप पूरे समूह की सोचते हो, पूरे समुदाय के कल्याण के लिए करते हो, इसका मतलब इसमें सामूहिक मूल्य जैसी चीज नजर आ रही है। सामूहिक मूल्य, मूल्यात्मकता, मूल्यात्मकता है ना, यस और नो बोलिए। इसमें भी आ रही है। यहां भी ये गतिविधियां राज्य कर रहा है, कोई व्यक्ति अकेला अपने हित के लिए नहीं, बल्कि यहां तो समूह स्वयं कर रहा है, डायरेक्ट। सामूहिक गतिविधियां हैं कैसी, प्रत्यक्ष। ध्यान से समझें, एक तो ये कंडीशन बनती है। एक है सामूहिक गतिविधियां ही हैं और समूह के कल्याण के लिए ही हैं, परंतु उनको डायरेक्ट ना करके उस समूह की संस्थाओं के द्वारा, किसके द्वारा, सामूहिक संस्थाओं के द्वारा, सामूहिक संस्थाओं द्वारा। यस और नो भाई, दोनों कंडीशन यही है ना। आपको दिख रहा है ये शब्द, दिख तो रहा है, ठीक है। दोनों में सामूहिक चीज है, तो आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते क्या ये चीज कि यहां पे हमें राजनीति कुछ नॉर्मेटिव सी नजर आ रही है। इसका मतलब मूल्यात्मक चीजों का, मूल्यात्मक चिंता भी इसमें होती है। जब समूह का चिंतन के रूप में राजनीति हमारे सामने आती है तो हम ये कहेंगे कि इसकी मूल्यात्मकता है इसमें। और जब व्यक्तिगत चिंतन के रूप में आती है, बोलो सर व्यक्तिगत चिंतन के रूप में आपको कहां दिख गई, बेटा व्यक्तिगत चिंतन के रूप में भी मेरे को दिख रही है। आप भी ध्यान से देखिए, ये देखो यहां, इसको देखो आप ध्यान से, ये क्या है, ऐसे कर लेता हूं, ये देखो कुछ समूहों के द्वारा, कुछ मुट्ठी भर समूहों के द्वारा या एक समूह के द्वारा, इसमें समूह की बात नहीं, जैसे ए और सी तो समान बात कह रहा है और बी और डी समान कह रहा है। इसका मतलब ये जो चिंतन है ये है कुछ, इसमें समग्रता नहीं है। इसमें क्या है, इसमें है वास्तविकता, इसमें है वास्तविकता,
वास्तविकता। अब यार ये कैसे संभव है कि ये सारी बातें एक साथ लागू हो जाएं? बोलो सर देखो, राजनीति को या तो आप ये मान लो, या तो आप इन दोनों की बातें मान लो तो समझ में आएगा, या इन दोनों की बातें मान लो कि या तो राजनीति सामूहिक चिंतन है, सामूहिक चिंतन का मतलब समूह के द्वारा किया जाने वाला चिंतन और समूह के भले के लिए किया जाने वाला चिंतन, या तो ये मान लो, या फिर ये मान सकते हो कि कुछ कुछ एक लोगों के द्वारा कुछ एक लोगों का पेट पूजा करने का ये चिंतन है। बस। सब दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? क्या ऐसा संभव है कि दोनों चीजें हो सकती हैं? यस और नो? है ना, वहां पे वो में पड़ गए आप। तो यहां पे मैं आपको एक तर्क देता हूं और उस तर्क से समझना। मैंने इस तर्क का सहारा लेकर आपको समझाता हूं। यहां ए बी सी डी 4 कंडीशन बन रही थी। ए बी सी और डी, ए और सी इक्वल हैं और बी और डी इक्वल हैं, ठीक है। अब तर्क ये है, पूछ ये रहा है कि ए, ध्यान दें, ए और सी तथा बी और डी, बी और डी, ध्यान दें कौन सा, ये वाली स्थिति, ए और सी और बी और डी, मतलब समूह के द्वारा समूह का हित करने वाली बात और व्यक्तिगत या कुछ एक के हित करने वाली बात। ए प्लस सी तथा बी और डी दोनों दोनों स्थितियां दोनों स्थितियां एक साथ दोनों स्थितियां एक साथ कैसे आ सकती हैं? कैसे आ सकती हैं? अरे गुरुजी, आखिर कहना क्या चाहते हो? ये बताओ कि राजनीति कुछ लोगों का हित के लिए किया जाने वाली गतिविधियां हैं, या तो ये कह दो, या फिर ये कह दो कि ये बहुत सारे लोगों के हित के लिए की जाने वाली बहुत सारी सामूहिक गतिविधि है। भाई या तो आप इसे काला कह दो या आप सफेद कह दो। आप ऐसे कैसे कह सकते हो काला और सफेद एक साथ चल रहा है कि नहीं? बात पेचीदा बात है यार, तर्क तो सही है। ध्यान दें, ये जो कहना चाह रहा है ना, ये कहना चाह रहा है कि संकीर्ण संकीर्ण हित तथा व्यापक संकीर्ण हित तथा व्यापक हित एक साथ कैसे समायोजित होंगे? भाई परिभाषा में एक ही बात कह लो, आप दोनों मत कहो यार। ऐसा मत करो सर, उलझाओ मत, सीधे सीधी बात पर आओ। इसका मतलब ये हुआ कि इन परिभाषाओं ने वास्तव में किस में विभाजन कर दिया? इसका मतलब दो धड़े बट गए। इसका मतलब मूल्यात्मकता और अनुभवात्मकता। इसका मतलब मूल्यात्मक तथा अनुभवात्मक। इसका मतलब मूल्यात्मक तथा अनुभवात्मकता का क्या हो गया? विभाजन हो गया। का विभाजन, अगर इन चारों को अलग अलग माने, विभाजन हो गया। क्लियर हुई? चलो साहब, जहां ए और सी आपने अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले, देखो वापस ले चलता हूं। जहां ए और सी लागू हैं वहां सामूहिक मूल्यों की बात करते हैं। इसका मतलब यहां पे क्या लागू है? मूल्यात्मक है। अर्थात राजनीति एक मूल्यात्मक अवधारणा हो जाती है जब वो समूह के चिंतन की बात करता है, समूह के द्वारा करता है। और जहां वो बात करता है इंडिविजुअलिटी की, ये जो था ना ये वाला, ये इंडिविजुअलिटी की बात, तो वो क्या हो जाती है? अनुभवात्मकता, वास्तविकता या अनुभव मूलक। यहां पे अनुभवात्मकता। ऐसी बंद। यहां पर अनुभवात्मकता।
ये दोनों गुण आपको नजर आएंगे एक साथ, ठीक है। ये मैं कंक्लूजन कहना चाहता हूं। लेकिन एक बात और है कि मैं ए और सी की कंडीशन में एक कंडीशन और जोड़ दूं। जब बात इस समुदाय की करने लगो तो ठीक है, लेकिन ए और सी की कंडीशन में आज के दौर की बात करो, वर्तमान दौर में इस चिंतन में केवल समूह का चिंतन शामिल नहीं है। वर्तमान दौर में तो इसमें तमाम चराचर का, जीवों का चिंतन शामिल है। अर्थात मानवीय अवधारणा अब इतनी विकसित हो चुकी है कि अब केवल मानवाधिकारों की चर्चा नहीं होती, अब मानवाधिकारों की बात आते ही जीवों के अधिकारों को भी मान्यता मिली है। तो मैं ये कहूं अब आपसे थोड़ी देर के लिए, मान लो कि ये समूह का, समूह के द्वारा किया जाने वाला चिंतन नहीं, बल्कि इस समूह को आप इतना बड़ा नाम दे दो, इस समूह की जगह हम ये कहें कि तमाम जीवों के लिए किया जाने वाला चिंतन। एक बार कल्पना कर लेते हैं, तो ये स्थिति अब बन रही है। मान लो, ये लो, मान लो, मान लो समुदाय, समुदाय का मतलब सभी जीवित प्राणियों से हो, सभी जीवित प्राणियों से हो। जरा समझना, बड़ा तार्किक क्लास है। सभी जीवित प्राणियों से, प्राणियों से हो, ठीक है। तब क्या स्थिति बनेगी, तब स्थिति क्या बनेगी, जरा ध्यान से समझना। हो, तब राजनीति की क्या परिभाषा करें, तब राजनीति की क्या परिभाषा करें, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। मेरा भी बड़ा सपाट सा जवाब है, तपाक से सुन लो। अरे जिस समय हम शुरू में पॉलिटिक्स का मतलब केवल पोलिस में की जाने वाली गतिविधियां थी, इसका मतलब राजनीति में केवल पोलिस की गतिविधियां शामिल थी, तो जो पोलिस हुआ करती थी वो अब कोस्मोपोलिस हो जाएगी। का मतलब तमाम कोस्मोस की, पूरे ब्रह्मांड के, पूरे जीव और जगत का चिंतन यदि हम करने लगे, आज हम एनवायरमेंट का चिंतन भी करते हैं, आज हम पशु अधिकार संरक्षण की भी बात करते हैं, आज हम जीवों को हिंसा से बचाने के लिए पेटा जैसी एजेंसियां काम करती हैं, आज रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं भी काम करती हैं, एनजीओज भी काम करते हैं। वर्तमान के राज्य में, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ये चिंतन न केवल मनुष्यों के लिए रह गया, अपितु प्रकृति के लिए भी समग्र रूप से आज ये पोलिस का चिंतन नहीं बल्कि कॉस्मोपोलिस का चिंतन है। शब्द को ध्यान से समझिए। आज यानी वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में राजनीति, वर्तमान में राजनीति केवल पोलिस, पोलिस का चिंतन नहीं है, पोलिस का चिंतन नहीं है, नहीं है। इसमें अब प्रकृति, जीव, प्रत्येक जीवित प्राणी, पशु वगैरह सब, प्रकृति, जीव और जगत, सभी का, सभी का या सभी के कल्याण का, सभी का कल्याण, सभी के कल्याण के लिए चिंतन शामिल है। आप सहमत हैं तो एक बार कमेंट करके मुझे थम्स अप करके बता दें कि सर सहमत है। कल्याण के लिए चिंतन शामिल है, तो मैं क्या नाम दे दूं इसको, इसलिए अब इसे कॉस्मोपोलिटन कह सकते हो, इसलिए अब इसे कॉस्मोपोलिस, कॉस्मोपोलिस, आज पोलिस नहीं रहे बल्कि क्या हो गए, कॉस्मोपोलिस। यार एक समय छोटे नगर राज्य थे, फिर इनकी जगह राज्यों ने ले ली,
फिर राज्यों से और बड़े राष्ट्र राज्य अवधारणा आई, और आज तो राष्ट्र की बाउंड्रियां इतनी सीमित हो गई हैं वैश्वीकरण के दौर में तो, कि आज तमाम प्रकृति के तमाम जीवों के कल्याण के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे पारराष्ट्रीय संस्थाएं, पराराष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे आपका WTO है, वो ऑल वर्ल्ड की सोचता है। जैसे आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो पूरे पूरे जो है विश्व की सोचता है। जैसे इसी तरह आपका पर्यावरण संगठन पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी की सोचता है, पूरे पृथ्वी की सोचता है। जैसे विश्व समुद्र संगठन है, पूरे समुद्र के कल्याण, जीवों के कल्याण और प्रकृति की सोचता है। तो अब वास्तव में सिर्फ पोलिस तक सीमित नहीं रहा, तो मैं इसे पोलिस में की जाने वाली गतिविधियां कैसे स्वीकार कर लूं? तो मैं क्या कहूंगा, अब कह सकता हूं कॉस्मोपोलिस। अब वास्तव में राज्य नहीं रहा, नगर राज्य तो छोड़ो, राज्य भी नहीं रहा, राष्ट्र राज्य भी नहीं, अरे अब तो कॉस्मोपोलिस की अवधारणा आ गई मेरे भाई। तो इस पूरे ब्रह्मांड में तमाम प्राणियों और प्रकृति के लिए, उनके कल्याण के लिए किया जाने वाला चिंतन क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। आप इसे अच्छे से बता सकते हो। तो आप कंक्लूजन में एक चीज कह सकते हो ना, आप अब तो कह सकते हो कि अतः 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 राजनीति का अर्थ पीछे बताए गए पांचों अर्थों में हो सकता है। अरे सर, 4 ही तो अर्थ बताए थे, पांचवा कहां से आ गया बेटा? पांचवी ये कंडीशन जो मैंने कही थी ना, कि यार समूह के लिए चिंतन की बजाय मैं ये कह दूं, मतलब कै जो था भाग, एक भाग, उसके भी 2 भाग हो गए। अब समूह का मतलब जीवित प्राणियों का समूह से अगर मैं मान लूं तो का मतलब 6 तरह का चिंतन है, 5 तरह का। अब राजनीति का अर्थ पीछे बताए गए 5 अर्थों में हो सकता है। यहां मैं राजीव भार्गव की एक परिभाषा को ऐड करता हूं। राजीव भार्गव जी कहते हैं, राजीव भार्गव भी, और यही जो परिभाषा है, यही परिभाषा हमें एंड्रयू हेविड जैसे विचारकों के उनमें भी मिलता है देखने को। इसलिए राजनीति विज्ञान, राजनीति राजनीतिक सिद्धांत एक खास तरह का, शब्दों पर आधारित, एक खास तरह का शब्दों पर आधारित व्यवस्थित चिंतन है। शब्दों पर आधारित व्यवस्थित चिंतन है। शब्दों पर आधारित एक व्यवस्थित चिंतन है। अब देखो कमाल की बात, लास्ट लाइन समझना है इसको, ये समझने की चीज है, जिसमें अभी या फिर एक पक्ष पर चिंतन किया जाता है, अब जरा ध्यान से समझो इस बात को, और यही अपनी क्लास की अंतिम और सारगर्भित लाइन है। इसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं, एंड्रयू हेविड हो, क्रिक हो, अन्ना हरेंट हो, डेविड हेल्ड हो, उन सब की बातों पर मैं बाद में लेकर जाऊंगा। लेकिन इनकी बात को समझ, राजनीतिक सिद्धांत एक खास तरह का शब्दों पर आधारित व्यवस्थित चिंतन है, जिसमें सभी या फिर एक पक्ष का चिंतन किया जाता है। आप यदि ये इसे मानो, देखो कितना खुला छोड़ दिया, कि आप चाहे इसे कह लो कुछ एक का, कुछ एक के लिए, कुछ एक के द्वारा, या सभी का सभी के लिए, सभी के द्वारा। चाहे इसे मानने वाला कह सकता है कि ये शक्ति के प्रभाव प्रक्रिया का अध्ययन है और कुछ नहीं, चाहे इसे मानने वाला ये कह सकता है कि नहीं, ये मनुष्य के मूल्यात्मक अध्ययन है। चाहे कोई इसे समूह का अध्ययन बताए या व्यक्ति का बताए, इसका मतलब ये देखने वाले की नज़र पर छोड़ दिया कि उसका नज़रिया कैसा है, जिससे वो समाज के नज़ारे देखे। अर्थात ये देखने वाले के चश्मा पर डिपेंड करता है कि उसका चश्मा कैसा है।
मार्क्स ने चश्मा लगाया, मैंने मार्क्सवादी चश्मा लगाया, तो मुझे पूरे संसार में द्वंद्व नजर आया। ये भी लड़ रहा है उससे, वो भी लड़ रहा है उससे, सब कुछ चल रहा है, एक का दूसरे से द्वंद्व चल रहा है, ये वर्ग संघर्ष नजर आ रहा है मुझे, ये समाज को मार्क्स के नजरिए से देखना हो गया। कैटलिन का चश्मा मैंने लगा लिया, ये लो, तो कैटलिन और लासवेल की नजर से मैं देख रहा हूं राजनीति क्या है। राजनीति केवल और केवल शक्ति, केवल और केवल शक्ति का विज्ञान है, इसके अलावा कुछ नहीं। कौन कहते हैं? कैटलिन कहते हैं। लासवेल से पूछा, बाबा आप बताओ राजनीति क्या है? लासवेल कह रहे हैं, अरे भैया कौन क्या और कैसे प्राप्त करता है, इसका मतलब छीना झपटी, ताकत, ताकत का इस्तेमाल, शक्ति का चिंतन, और कुछ नहीं है ये। मैंने इनको छोड़ो, मैंने ग्राहम वालेस से पूछ लिया, आर्थर बेंटले से पूछ लिया। ग्राहम वालेस से पूछा आप बताओ राजनीति क्या है? उन्होंने एक अलग चश्मा से देख लिया, बोलो मेरा चश्मा है समूह के हिसाब से, मैं इसे समूह का चिंतन समझता हूँ। समूह का एक समूह का चिंतन है, एक समाज का, समूह का भला कैसे हो सकता है। मैंने बेंटले से पूछा आप बताओ राजनीति क्या है? बेंटले कह रहा है कि देखो सच ये है कि राजनीति मनुष्य के हर पहलू के कल्याण से जुड़ा है, पर इसमें व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक कारकों की सहायता से चिंतन। तो भाई जिसने इसको जैसा देखा, इसने उसे वैसा व्याख्यायित कर दिया। एक उदाहरण मैं फिलॉसफी से लूंगा। 4 अंधे थे, 4 अंधों को हाथी के पास ले जाया गया, और फिर उन्होंने कहा कि इसको देखो, ये हाथी कैसे, मतलब हाथी को छू के, तो किसी को उसको पेट के नीचे हाथ लगा, किसी की पूंछ हाथ में आ गई हाथी की, कोई जाकर उसके पैर के चिपट गया, ऐसे देखा ये तो ऐसा है। चारों आ गए, चारों आ गए, फिर उनसे आगे पूछा कि अच्छा बताओ आप, नंबर 1 आप बताओ हाथी कैसा है। अब उसने इत्तेफाक से हाथी की पूंछ हाथ में आई थी, बोला एक ऐसे लटके हुए रस्से सी है जिसमें कांटे थे, वो हाथी की पूंछ के बाल तार जैसे होते हैं। का अनुभव तो यही था। दूसरे जिसने पेट को हाथ लगाया, बोलो हाथी एक दीवार की तरह का होता है। जिसने पैर पकड़ा था उससे पूछा बताओ हाथी कैसा होता है? बोलो सर हाथी पुरानी संसद भवन के खंभों जैसा होता है। अब कहने का मतलब ये अपना दृष्टिकोण होता है सोचने का, कि जिसने जैसा देखा उसका अपना सोचने का नजरिया। पर अंततः मैं एक लाइन में इस परिभाषा को समेटता हूं कि राजनीति क्या है। आप, मैं, हम सब अपने दैनिक जीवन में दिनों दिन जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो कुछ भी करते हैं, तमाम चीजें, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी जो भी घटना करता है, जीवन को श्रेष्ठ या उत्तम बनाने के लिए जो भी प्रयास करता है, सब कुछ क्या है? राजनीति है। कभी संस्थाओं के साथ कुछ करते हैं, कभी संस्थाएं मिलकर व्यक्ति के साथ कुछ करती हैं। अरे ये पूरा प्रक्रम जो चल रहा है ना इस समाज में, इस समुदाय में, समाज शब्द मत बोलो, इस समुदाय में, जिसे हमने पहले समुदाय कहा, पोलिस कहा, उसके बाद हमने इसे राज्य कहा, राज्य के बाद इससे राष्ट्र राज्य बने, और आज तो कोस्मोपोलिस हो गया है। इतना बड़ा, बड़ी सीमाएं होगी, बहुत बड़े राज्य होने। तो इस तमाम परिधि में दुनिया में जो कुछ कल्याण के लिए घटित हो रहा है वो सब कुछ क्या है? राजनीति है। राजनीति केवल राज्य के द्वारा किए जाने वाले कामों को ही नहीं कहते हैं, राज्य की परिधि से बाहर के काम भी, जो आपके कल्याण से जुड़े हों, जो फैसले लेने से जुड़े हों, ऐसा चिंतन जो निर्णय करता है, वो सभी क्या है? राजनीति है। अब ये जो थॉट थी, ये मैंने आधुनिक भी बताया और परंपरागत के रूप में भी। राजनीति दोनों ही दौरों में कैसे रहा, राजनीति शब्द का यही समग्र अर्थ होता है। दोस्तों 2 बातें और बताऊंगा अभी, फिलहाल ध्यान दें। अपना ये पहला सत्र था आज राजनीति विज्ञान की शुरुआत का। जब तक आप राजनीति को नहीं समझोगे, राजनीति का विज्ञान समझ में नहीं आए। राजनीति का अध्ययन विज्ञान की तरह करें या इसे सिद्धांत कहें। अरे सर राजनीति विज्ञान और सिद्धांत में भी अंतर होता है क्या? भाई राजनीति विज्ञान और सिद्धांत तो छोड़ो, राजनीतिक दर्शन भी होता है। राजनीति विज्ञान है, सिद्धांत है, ये दर्शन है। फिर इसकी अवधारणाएं क्या हैं वो जब समझेंगे, जब राजनीति समझ में आएगा। तो अगले सत्र में मैं इन्हीं के ऊपर लेकर चलूंगा आपको कि राजनीति सिद्धांत क्या होता है, उसका परिचय देंगे। फिर राजनीति सिद्धांत के बाद जब दोनों चीजों का अर्थ समझ में आ जाएगा, तब मैं उपागम बताऊंगा। राजनीति, राजनीतिक उपागम, राजनीतिक सिद्धांत, तीनों को अच्छे से समझ लो। जो समस्या आज तक लेकर आए थे आप बीए करते वक्त, एमए करते वक्त, कि आज तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अपनी क्लास के बाद वो समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। पहले ये क्लियर कर लो, चाहे इंटरव्यू में पूछे। दूसरी बात जो मैं बताने वाला था वो ये है कि अपना जो अध्ययन है वो समग्र अध्ययन में बोलता हूँ मेरे बैच को। अपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद आपको अलग से कोई इंटरव्यू की तैयारी करने की आवश्यकता कभी नहीं रहेगी, क्योंकि ये समग्र व्यक्तित्व का एक, ये मान लो कि एक समग्र अध्ययन, इसमें व्यक्तित्व निर्माण भी और विषय के निर्माण भी साथ साथ।
ठीक है। अब आपको यदि कोर्स देखना है, परचेज करना है, तो अपनी लोक सेवा इंस्टीट्यूट नाम से जो एप्लीकेशन है लिख लो, लोक सेवा LOKSEV, लोक सेवा इंस्टीट्यूट, ऐसे त्रिभुज का सा सिंबल है, लोक सेवा इंस्टीट्यूट, उसको डाउनलोड कर ले। और सारे हैं वहाँ पे, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का, फर्स्ट ग्रेड का, UGC नेट का, और इसके साथ साथ SST की सिलेबस वहाँ पे पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं। अब मुझे यानी जितेंद्र यादव को दीजिए इजाज़त, अगली क्लास में फिर मिलते हैं बहुत अच्छी सी क्लास के साथ। कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तक भी पहुँचा दो ना, शेयर कर दो यार।